Okay. Now, as I said, there are different dimensions. There are different structural dimensions for an organizational design. Richard L. Druff proposed 6 structural dimensions. अब रिचर्ड एल ड्राफ में कुछ 6 स्ट्रक्चरल डायमेंशन प्रपोज किया रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. मतलब अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करने जाओ तो इस 6 फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना बहुत जरूरी है. तो लेट अस मूव टू दी 6 फैक्टर्स. ये टेबल में आपको दिख रहा होगा. स्ट्रक्चरल डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. एक ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन में क्या क्या डायमेंशंस हमको कंसिडर करने हैं. फर्स्ट इज डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे कुछ फॉर्मल और कुछ इनफॉर्मल पैटर्न होता है ऑफ बिहेवियर, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग. सो फर्स्ट पैटर्न और द फर्स्ट डायमेंशन इज डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन. It simply refers to the extent to which written rules and records are maintained in the organization. When we talk about the formal way of working, formalization, it means simply there are certain explicit rules जो कि लिखे होते हैं. Explicit, मैंने expressed प्रॉपरली कहीं पर वो मेंशनड है अच्छे से. राइट. इट मे बी इन योर HR मैनुअल्स, इन योर HR गाइड्स, गाइड बुक्स, आपके जो पॉलिसी मैनुअल्स होते हैं वहां पे ये क्लियरली मेंशन होता है. तो ये आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न है ऑफ कम्युनिकेशन, वर्किंग, वो कितना हद तक वो चीजें डॉक्यूमेंटेड है. ओके. तो कितना वो डॉक्यूमेंटेड है या कितना एक्सप्लिसिट है. कुछ चीजें होते हैं इम्प्लिसिट, जो इम्प्लाइड होते हैं, जो कि आप इनफॉर्मल वे में आप देखोगे. But when we talk about formal way of working, it simply indicate that there must be certain written rules. कुछ written rules होंगे, records होंगे, which is maintained in any organization. Fine. Now let us understand this. It is maintained to document employees' activities and related behavior. जब हम formal behavior की बात करें या formal records की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है हर एक चीजें written rules के हिसाब से होंगी. तो अगर किसी को एक नोटिस भी दिया जाएगा, मेमो भी इशू होगा, इट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड. सारी चीजें डॉक्यूमेंट की जाती है. फॉर्मल अप्रोच इसको बोलते हैं. द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ द डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन. आप देखोगे एक डिफरेंट टाइप्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, रजिस्टर्ड मेंटेन होते हैं. तो कितना रजिस्टर मेंटेन हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कितने रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं, कितने लीव की हार्ड कॉपी मेंटेन हो रही. तो आप देखोगे जितने ज्यादा मेंटेनेंस है सारे रिकॉर्ड्स का, इट सिंपली इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन. वो ऑर्गेनाइजेशन उतना ही ज्यादा फॉर्मल है. नाउ MCS in formalized setup requires detailed reports to prepare containing information about activities and outcomes. Periodic comparisons to be made and detailed variation measured to assess progress, and formal reward system to be put in place to motivate contribution towards achievements of objective. ये काफी एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है. यहाँ पे आपके इंसेंटिव्स हो, रिवॉर्ड्स हो, स्कीम्स हो, सारी चीजें काफी डिटेल्ड में लिखी हुई होती हैं. ठीक है. तो जब यहाँ पर कंट्रोलिंग भी करना होगा, आपको अगर किसी को रिवॉर्ड भी देना होगा, इंसेंटिव भी देना होगा, तो वो भी आपको इश्यू करना होगा नोटिस में कि भाई दिस इज अवर कंपनसेशन प्लान और दिस इज अवर इंसेंटिव प्लान. वो भी रिटर्न होगा रिकॉर्ड्स में. और जब आप कंट्रोल करोगे तो वो भी काफी डिटेल्ड रिपोर्ट में होगा कि भाई आपने क्या काम किया था, क्या एक्सपेक्टेड था, क्या है. पीरियोडिक कंपैरिजन अगर हुआ, वेरिएंसेस चेक करना होगा. कंट्रोल जो होगा, कंट्रोल सिस्टम भी काफी फॉर्मल अप्रोच में होगा. ठीक है. In less formal organization, the control mechanism is more implicit, as I said. तो जहां पर less formal, जहां पर formal कम है, इनफॉर्मल जिसको मैं बोल रही थी, तो वहां पे कंट्रोल मैकेनिज्म ज्यादा इम्प्लिसिट होता है और एक्सप्लिसिट नहीं. पहले तो आप लोग एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को अच्छे से समझ लो इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट. व्हेन आई एम सेइंग दैट इट इज एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब ही एक्सप्रेसली डिफाइंड, सारी चीजें अच्छे से लिखित रूप में है, so that everyone could see and understand the same thing. If I am saying that you will get 80%, then you will be given grade A. तो ये मैं बोल रही हूँ नहीं, वो लिखा होना चाहिए. तो क्या तुम भी वही समझोगे, मैं भी वही बता रही हूँ. ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज अबाउट इनफॉर्मल अप्रोच में क्या होगा, वो इम्प्लिसिट है. हम लोग मान लिए कि चलो 80% मतलब ग्रेड 8, वो मान लिया जाता है. The degree of formalization can be high in jobs of routine nature so that coordination is facilitated. Normally degree of formalization is high in routine jobs, जैसे आप manufacturing industry में हो, assembly line production में हो, तो you will find that it is a very routine job. तो routine job में coordination को एकदम easy करने के लिए formalization बहुत high होता है. Degree of formalization is high.
professionals performing complex non-routine job. But when we perform non-routine job, जैसे कभी मुझे ये पढ़ाना हुआ, कभी मुझे अलग से कोई रिसर्च करना हुआ, कभी किसी पे असाइनमेंट मुझे असिस्ट करना है, तो वहां पर वो नॉन रूटीन जॉब्स में यू कैन नॉट फोर्स्ड फॉर्मुलाइजेशन, बिकॉज वहां पे फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स पे लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं. अब देखो, मुझे अगर बताया जाए आपको यही यही टाइम पे ऐसे ऐसे काम करना है, तो आई कैन नॉट वर्क लाइक अ मशीन, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट माई मोटिवेशन, माई साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, राइट. तो वो कब मेरा मन होगा बहुत अच्छे से करने का, कभी मन नहीं हुआ तो उस टाइम में मुझे छोड़ देना पड़ेगा पढ़ाई. तो अल्टीमेटली वो जब आपके वो कोई कॉम्प्लेक्स टास्क हो या नॉन रूटीन टास्क पे आप काम करते हो, सपोज इनोवेटिव टास्क पे, तो वहां पे बहुत ज्यादा फॉर्मुलाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड. उसको ज्यादा फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम इन्फोर्स नहीं कर सकते. ठीक है. As organizations grow larger, one of the challenges as far as control system design is concerned is how not to become too formal or bureaucratic. अब देखिए, एक प्रॉब्लम क्या होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की. जब एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मान रहा है, और वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, काफी बड़ा होते जा रहा है. अब जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होते जाएगा ना, तो वहां पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ जॉब्स विल कम अप, कुछ फ्लेक्सिबल, कुछ कॉम्प्लेक्स, इतना. तो इस टाइम में अगर बहुत ज्यादा फॉर्मल अप्रोच को हम एनफोर्स करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन काफी फॉर्मल या ब्यूरोक्रेटिक हो जाए. उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज once it becomes too formal, it becomes a sort of bureaucratic. We also say it as bureaucracy. ठीक है. Bureaucratic, actually it was a word coined by Max Weber, where he used it to define very formal and very impersonal approach. But now, as in today's terms, we just use bureaucratic as a form of red tapeism, or we also just define it as inflexibility. ठीक है, उसको हम लोग inflexibility के संग भी जोड़ देते हैं. Now, first dimension as we discuss is degree of formalization. तो ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन के लिए पहली चीज आपको देखनी है डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन. तो उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी जैसे मैंने इस टॉपिक को एक बार मैं रिवाइज कर दूं, तो फर्स्ट डायमेंशन रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन इज डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन. तो डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन में हमने देखा एक्सप्लिसिट रूल्स एंड रेगुलेशन है. अब यहाँ पे दो चीज हमने देखा, जहां पर एक असेंबली लाइन प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग या रूटीन जॉब है, वहां पे we will enforce a formal approach. On the other hand, if the job is or the task is very informal or very, what to say, innovative sort of, तो वहां पे we use informal approach. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट डायमेंशन इज डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. नेक्स्ट डायमेंशन क्या हमारा, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. यहाँ पर क्या आता है, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज इनटू सब ग्रुप्स इन विच each employee performs only a small range of activities in which he or she is a specialist. अब डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब क्या हो रहा है, स्पेशल कुछ टास्क एक ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कितना स्पेशल टास्क को, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में. स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे टास्क कितना बोलता है, डिवीजन ऑफ लेबर, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. तो डिवीजन ऑफ लेबर वाज मेनली बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि कितना जॉब में स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, टास्क में स्पेशलाइजेशन की जरूरत कितनी ज्यादा है, उसको ही बोलते हैं डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. छोटे छोटे ग्रुप्स एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ जॉब्स को कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन ओनली अ स्मॉल रेंज ऑफ एक्टिविटीज इन विच ही और सी इज स्पेशलिस्ट, तो उसको हम डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन बोलते हैं. अभी देखो, किसी जॉब में या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन की ज्यादा जरूरत होती है और कहीं कहीं पे इसकी जरूरत नहीं होती, राइट. The higher the number of subgroups, the fewer the activities an employee performs. अब देखो, जितने ज्यादा सब ग्रुप्स होंगे, एक ग्रुप है बड़ा सा ग्रुप, 100 लोगों का ग्रुप है, और उसमें छोटे छोटे सब ग्रुप फॉर्म हो गए 20-20 लोगों के. वो 30-30 भी हो सकते हैं, 20-20 भी हो सकते हैं, 10-10 भी हो सकते हैं. तो आप देखो कि जितने ज्यादा सब ग्रुप्स होंगे उतने कम लोग होंगे. जैसे अगर एक ग्रुप फॉर्म हुआ 10 लोगों का, तो 10-10 ऐसे 10 सब ग्रुप्स हो गए. 100 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर देयर इन अ ग्रुप. अब उसके अंदर सब ग्रुप्स हो गए 10. 100 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें 10 सब ग्रुप्स हो गए उसके अंदर. तो कितने सब ग्रुप्स हुए टोटल, 10 सब ग्रुप्स आर देयर. ना डेफिनेटली 10 सब ग्रुप्स में कितने मेंबर्स होंगे, 10 होंगे, राइट. इफ इट इज 20 सब ग्रुप्स, देन एक एक में, सॉरी, 5 सब ग्रुप्स आर देयर. अगर 5 सब ग्रुप्स होंगे, if we have a group of 100 numbers, 100 people are there,
एक ग्रुप है जिसमें 100 पीपल हैं, उसको अगर मैं सब ग्रुप में डिवाइड करूं, अगर मैं 5 सब ग्रुप में डिवाइड करूंगी तो एक एक में कितने मेंबर होंगे, 20-20। पर मैं 10 अगर कर दूं, 10 सब ग्रुप बना दूं, तो उसमें 10-10 मेंबर्स होंगे। तो जितने ज्यादा सब ग्रुप्स होंगे उतने कम लोग होंगे। अब उतने कम लोग एक एक स्पेसिफिक सब ग्रुप्स में होंगे, और जितने कम लोग होंगे आप देखोगे उतने ज्यादा स्पेशल काम, मतलब उतने ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो जा रहा है। जितने ज्यादा सब ग्रुप्स होंगे उतनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज की जरूरत होगी, एंड देन विल फाइंड स्पेशलाइज्ड वर्कर्स और डिवीजन ऑफ लेबर एंड सो ऑन। ठीक है, also called as division of labor or functional specialization, in which a job is broken down into several parts. It is useful in overcoming restrictions of time and knowledge in performing complex jobs. In organization with a high degree of specialization, the job performed by individual employees is of a routine nature, so control system usually consists of explicit rules and procedure which help establish certain standard actions and results. अब देखो डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर जितनी ज्यादा हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा वो मतलब क्लियरली बात है बहुत रूटीन जॉब होगा, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज्यादा हो रहा है। जितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन उतनी ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर अगर ज्यादा हो रहा है, एक आदमी को एक छोटा सा रेंज ऑफ एक्टिविटीज है, इसका मतलब उसके वहां पर एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज होनी पड़ेगी। वो रूटीन नेचर जॉब में ही एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, एक ही काम वो बार बार कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। मे बी इसमें एक मोनोटोनस पार्ट आ जाता है कि एक ही काम करते करते लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, next aspect is, or the next dimension is hierarchy of authority. When we design an organization, when we plan to think of designing an organization, then we must consider third dimension, which is also called hierarchy of authority. Hierarchy of authority मतलब क्या हुआ कि भाई रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कैसा होगा, मेरी हायरार्की कैसी आ रही है, सीढ़ी कैसी आ रही है, मेरी अथॉरिटी ऊपर से नीचे तक अथॉरिटी कैसे डिफाइन हो रही है, कि सबसे ऊपर कौन है, सीईओ है, उसके नीचे वीपी है, वीपी के नीचे कौन है, मैनेजर है, या जनरल मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, क्या है। तो हायरार्की किस तरीके से फ्लो कर रही है ऊपर से नीचे की तरफ, right? So it simply refers to the reporting relationship prevalent in the organization and the span of control. Now what is span of control, can somebody please say, कोई बोल पाएगा what is span of control?